आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारी कक्षा में। आज हम एक और महत्वपूर्ण कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी का नाम है तिरिच। इस कहानी के रचनाकार हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश आधुनिक काल के एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार, कहानीकार, साहित्यकार हैं। आपकी कविताएं भी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध मानी जाती हैं। उदय प्रकाश की कुछ रचनाएं बहुत जिनका नाम लिया जाता है, उसमें मोहन दास नाम की इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी, बहुत लंबी एक कहानी है जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। साथ ही इन्होंने कुछ कहानियां ऐसी लिखी हैं जो बहुत नए किस्म की कहानियां लिखी हैं। जैसे है पो, पॉल गोमरा का स्कूटर, है ना। और कुछ मतलब ऐसी कहानियां हैं जिनके सब्जेक्ट आपको लग सकते हैं कि क्या इस विषय पर भी कहानी लिखी जा सकती है। अब ये तिरिच जो शब्द है, ये तिरिच शब्द भी आपने इससे पहले, मैं समझता हूँ कि नहीं सुना होगा। किसी जगह पर कहा जाता होगा तिरिच। एक किस्म का जानवर होता है तिरिच। आ, उसका नाम और भी कुछ होता है। विष विषैला एक जानवर होता है, उसका नाम कुछ और भी कहा जाता है किसी एक क्षेत्र पे। लेकिन तिरिच नाम जो है, उसमें इस कहानी में इस तिरिच नाम को अपनाया गया है। और अगर आप जानते हो, हमारे हमारे अलवर और राजस्थान के इलाके में यहाँ कहा जाता है गोहर्रा। ठीक है, ये वही तिरिच है जो गोहर्रा है। आपने कहानी पढ़ी, और मुझे लगता है कि कहानी भी ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी जो हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं, केवल शायद दो ही लोगों ने ये कहानी पढ़ी। और क्योंकि पढ़ने लिखने की संस्कृति से वैसे भी हम दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये जो तिरिच है वो हमारे जो क्षेत्र है, अलवर का जो क्षेत्र है, उसमें गोहर्रा कहा जाता है इसको। और जिस तरह की किंवदंतियां हमारे क्षेत्र में गोहर्रे के नाम पर प्रचलित है, ऐसी ही उदय प्रकाश जी के क्षेत्र में या कहानी का जो एक वातावरण बनाया गया है, या कहानी की पृष्ठभूमि में जो गांव है, उस गांव में तिरिच जो जीव है उसके बारे में भी वही कहानियां प्रचलित हैं। कहानी में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से, और हमारे समाज में भी, हमारे परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से, अगर आप जाएंगे और आप कभी गोहर्रा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ लोग आपसे कहेंगे कि वो बड़ा खतरनाक जीव होता है। जब वो काट लेता है तो वह अपने पेशाब में लेट जाता है, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो जिसको काटा है उसकी मृत्यु हो जाती है। और गोहर्रे के काटने पर लोग पानी भी नहीं मांगते। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि गोहर्रे से पहले यदि खुद को पानी, या खुद के ऊपर पानी डाल लिया जाए, या खुद को पानी में कहीं नहा लिया जाए, या कूद जाया जाए किसी जल कुंड में, तो आपका प्राण बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता है। तो एक कहानी तो ये प्रचलित है गोहर्रे के बारे में या तिरिच के बारे में। कहानी में एक दो बातें और भी आई हैं जो मान्यताएं, धारणाएं या लोक विश्वास में प्रचलित बातें हैं, कि सांप जिस तरह से किसी को देख लेता है और उसकी तस्वीर उसकी आंखों में उतर जाती है, और फिर दूसरा सांप, मरने वाले सांप की आंखों में से वह चित्र देख लेता है, और जब तक वह उसे मार नहीं डालता तब तक उसका पीछा करता है। इस कहानी को भी इससे जोड़ा गया है, इसी लोक मान्यता से इस कहानी में कुछ बातें जोड़ी गई है। और एक बिल्कुल इस तरह की एक लोक विश्वास, लोक धारणाओं को ध्यान में रख करके एक नई समस्या जो हमारे समाज में अब धीरे धीरे सिर उठा रही है, उसको हमारे बीच में इस कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास उदय प्रकाश जी ने किया है। तो देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा भूमिका मैंने बनाई है। उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी तिरिच जो है, ये जादुई यथार्थवाद, एक नया शिल्प है। और उत्तरी लैटिन अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गैब्रियल मार्केज। तो गैब्रियल मार्केज की कहानियों में सबसे पहले हमें जादू यथार्थवाद दिखाई पड़ता है, और हिंदी साहित्य में उदय प्रकाश जी ने इसका प्रयोग किया है, गैब्रियल मार्केज की इस जादू यथार्थवाद की थ्योरी का। और ये थ्योरी क्या है, ये इसमें तीन जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहली बात तो है कि यथार्थवाद, मतलब हमारे समय का जो यथार्थ है। एक सेकंड में थोड़ा सा, एक सेकंड। हमारे समय का जो यथार्थ है, ठीक है, जिसकी बात यहाँ की जा रही है, यथार्थ, हमारे समय का जो यथार्थ है, यानी कि हमारे समय की जो
वास्तविक घटनाएं हैं या हमारे समय की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनको व्याख्यायित करने के लिए लेखक अपने सपनों का, अपनी स्मृतियों का और उन सपनों और स्मृतियों के माध्यम से उन समस्याओं के साथ संघर्ष करने का जो भाव है, उसको लेखक अपनी कहानियों में व्यक्त करता है। इसी को जादुई यथार्थवाद कहा गया है। ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो बहुत काल्पनिक है या बहुत रहस्यमयी है। ठीक है, उन रहस्यमयी बातों को लेकर के हमारे समय की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनको व्यक्त जब कोई लेखक करता है तो उसे जादुई यथार्थवाद कहा जाता है। हिंदी में ऐसी कहानियां, ऐसे उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। तो उदय प्रकाश ऐसे रचनाकारों में है जो जादुई यथार्थवाद की कहानियां लिखते हैं। साथ ही साथ उदय प्रकाश के अतिरिक्त विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक उपन्यास है, या पंकज पंकज बिष्ट का एक कहानी है उनकी कि बच्चे गवाह नहीं हो सकते, है ना, इस तरह की एक कहानी है। तो आप देखें, ये जो रचनाएं हैं वो जादुई यथार्थवाद पर आधारित रचनाएं कही जाती हैं, जिनके माध्यम से अपने समय की जो समस्याएं हैं उनको व्यक्त करता है लेखक। इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, उसके साथ साथ शहरी जीवन में व्याप्त संवेदनशीलता, गांवों में अंधविश्वास होता है, गांवों के जो लोग होते हैं बड़े भावुक होते हैं, बड़े सहज होते हैं, सरल होते हैं। हालांकि अब की बात नहीं हो रही है ये, आज से मेरे ख्याल से ये 90 के दशक में लिखी गई कहानी है। और अपने समय में जब लेखक ने झांक करके देखा है तो उसने पाया है कि गांव के लोग भोले हैं, गांव के लोग मासूम हैं, गांव के लोग चालाक नहीं है, चंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, या उतनी चतुराई उनमें नहीं है। लेकिन गांव जो शहर का लोग हैं, वो शहर के लोगों में बदलाव हो रहा है, उनकी संवेदनाओं में बदलाव हो रहा है, उनकी मानसिकता में बदलाव हो रहा है, और उनके जीवन में मनुष्य के प्रति जो प्रेम होता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। तो शहरी जीवन में जो बदलाव हो रहा है, जो विकास के नाम पर जिस तरह की संवेदन शून्यता आ रही है, पड़ोसी पड़ोसी को देख करके आज को कोई राजी नहीं है, ऐसी समय में ऐसे जो अंधविश्वास से परिचालित लोग हैं, जो सहज लोग हैं, भोले लोग हैं, सरल लोग हैं, उनके जीवन में कितनी समस्याएं पैदा हो जाती है, उसको तिरिच जंतु के प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो जैसा मैं अपनी पिछली कक्षा में आपको बता रहा था, जब हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, तो मैं बता रहा था कि अ, जो पशु है, ठीक है, वो पशु तो फिर भी आजकल हमें ऐसा लगता है कि वो उसमें भावनाएं हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मनुष्य में वो भावनाएं भी कहीं कहीं हमें दिखाई नहीं पड़ती है। हमारे समाज में बहुत सारी घृणित घटनाएं ऐसी होती हैं, जो घटनाएं हम जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे सुन करके हमारी रूह कांप जाती है। ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लग गया है आजकल मनुष्य। तो मनुष्य में जो मनुष्यता का ह्रास हो रहा है, मनुष्य पशु से भी बदतर होता चला जा रहा है, या तिरिश जो पशु है उससे भी विषैला होता चला जा रहा है, उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। और अज्ञे की जो कविता हमने पिछले दिनों पढ़ी थी, जिसका शीर्षक था सांप, अज्ञे बहुत कम शब्दों में शायद लगभग लगभग यही बात कह रहे हैं जो तिरिच कहानी इतनी बड़ी कहानी के रूप में जो बात कहती है। ठीक है, सांप कहानी भी वही कह रही है कि सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात पूछूं दोगे उत्तर, हम्म, विष कहाँ से, डसना कहाँ से सीखा और विष कहाँ से पाया। तो जो सांप की जो समस्या है, वही तिरिच जंतु की के माध्यम से, सांप के माध्यम से जिस समस्या को अज्ञे ने उठाया था, उसी समस्या को तिरिच जंतु के माध्यम से उदय प्रकाश उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि शहर का जो संवेदन शून्य वातावरण है, वहां के जो संवेदन शून्य लोग हैं, वो किसी अन्य विषैले प्राणी से भी अधिक खतरनाक हैं। उनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है, दिखावा ज्यादा करते हैं। ऐसा ही होता है जब लेखक के पास कुछ बयान आते हैं बाद में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो उसे पता चलता है, हर आदमी कह रहा है कि हमें पता होता तो हम तो ऐसा नहीं करते, हमें पता होता तो हम उसकी सहायता करते, लेकिन मौके पर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो अब कहानी के बारे में हमें बताने के लिए, कहानी क्या है, उसका सारांश क्या है, उसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में है अंतिम। अंतिम से बात करते हैं और पता करते हैं कि कहानी का सार क्या है। अंतिम, बताएं।
ये कहानी तिरिच की है। हम्म। ठीक है, बोलिए। इस इस घटना के संबंध में पिताजी से है। मेरे हम्म। सपने ये सब ये कहानी सपने से है जो शहर में भी है। हम्म। और जो तिरिच है उनके जन्मजात से बह बड़ा हुआ है तिरिच हम्म। का। ठीक है। पिताजी 55 साल के हैं। उनका हम्म। शरीर दुबला पतला है। बाल हम्म। मक्के जैसे बुने हुए हैं। कोई बात नहीं, आप कहानी मत सूखा पढ़िए। आप कहानी से आपने क्या, कहानी में कौन कौन सी घटनाएं थी, क्या हुआ कहानी में, अपने शब्दों में बताना है। आप देख के मत बताओ, कहीं से भी देख के मत बोलो। आप बस ये बताओ कि कहानी में हुआ क्या था। अपने शब्दों में बोलना है, घबराना नहीं है। कहानी सब तेरे पिताजी हैं उसमें तिरिच उसको काट लेता है। हाँ, सही बात। फिर क्या होता है, तिरिश काट लेता है तो? जब तिरिच काट लेता है गांव वाले उसे उस पर डराते हैं जो तिरिच काट लेता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। हम्म। उसको भय बढ़ाते हैं उसके अंदर। ठीक है। वेरी गुड। फिर कहते क्या हैं होता है? कि तिरिच तिरिच जब किसी को काट लेता है तो वह पानी भी नहीं मांगता, वह तुरंत मर जाते हैं। हम्म। फिर क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं? पिताजी वो वे सर वे झाड़ फूक करवाते हैं। हम्म। जैसे उन थोड़ा सा फर्क होता है फिर वह किसी हम्म। पेशी पर चले जाते हैं। न्यायालय में उनकी पेशी होती है और वहां चले जाते हैं, हाँ, शहर जा रहे होते हैं। फिर उन हालांकि शहर पिताजी को जाते शहर जाते जाना पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी जी मजबूरी है उनकी, जाना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, ट्रैक्टर में क्या शहर होता है जब जाते वो जाते ट्रैक्टर में उनकी जा रहे होते तबीयत हैं ट्रॉली खराब में हो बैठ जाती करके? है। शहर जाते जाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कैसे, क्यों तबीयत खराब हो जाती है, क्या पिलाया जाता है उनको? सर धतूरे को पीस कर पिलाया जाता है। ठीक है, उनकी रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है, वो शहर में उतरते हैं, फिर क्या होता है? सर उस ट्रैक्टर में एक सिपाही था, कौन था? नहीं, एक ज्योतिषी जो अपने आप को हाँ सर जो चीज था वो वेद भी था। वैद भी था, बिल्कुल। उसने उनका इलाज किया। हम्म। उस इलाज से उसका उसको फायदा होता है कि उसको नुकसान होता है? नुकसान हुआ नुकसान ही हो जाता है उसको। वो उसकी और तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाता है। था। उसके नशा चढ़ फिर जाता है धतूरे का, क्योंकि धतूरा नशीला माना जाता है। तो उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है जब वो उतरता है मिनरवा टाकीज के पास। तो वहां उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर वो क्या करता है? सर इतना ही बता पाएंगे। अच्छा, इसके आगे तुम्हें पता नहीं है, तुमने पढ़ी नहीं कहानी? सर पता है थोड़ी घबराहट सी हो रही नहीं, भूल गए। घबराहट मत करो, चलो कोई बात नहीं है। अब हम पूछ लेते हैं, मलकीत कौर से पूछ लेते हैं। आगे क्या होता है, मलकीत बताओ। इसके सर बाद तो फिर कहानी बहुत ये छोटी कहानी सी है, इस हालांकि कहानी से घटनाएं तो बहुत सारी हैं, इसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन कहानी बहुत छोटी सी है। बताएं, मलकीत बताओ क्या होता है इसके बाद। सर इसमें शहर और ग्रामीण के बताया जाता है। हम्म। सर इसमें सर रेखा के पिता सबसे पहले स्टेट बैंक जाते हैं तो उसे कर्मचारी उसे पागल या शराबी समझकर सब बाहर निकाल देते हैं। फिर उनकी बहुत बढ़िया। पिटाई भी करते हैं। फिर उनसे हम्म। कागजात व रुपए भी छीन लेते हैं। सर फिर वो बिल्कुल। पुलिस थाने जाते हैं तो उसे उसकी कमीज भी फाड़ देते हैं। तो पुलिस वाले उन्हें घसीट कर मारने लगते बाहर निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया। सर फिर वो कॉलोनी में जाते हैं तो उसे पागल समझकर मारते हैं। और वहाँ पर सर एक नेशनल रेस्टोरेंट होता है, उसे पागल चोर चुरक्का समझकर मारकर करते हैं। और वहाँ पर उसका ही एक जानकर एक मोची गुप्ती रहता था कि उसके पास टोले का था। उसके पास जाता है, वो उन्हें पहचान लेता है। फिर सर उसकी कुछ पश्चात बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हम्म। ठीक है, तो मतलब कहानी लगभग यहीं खत्म हो जाती है। लेखक के शब्दों से कहानी खत्म हो जाती है। लेखक ये नहीं समझ पाता है कि उसके पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ, है ना। यही कारण है कि वो जो गांव शहर के लोग हैं उनको तिरिच की उपमा देता है कि तिरिच से भी ज्यादा विषैले हैं शहर के लोग, जो उसके पिता के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, और इतनी मार पिटाई करते हैं, इतनी हिंसा करते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। एक सहज ग्रामीण भोला भाला आदमी किस तरह से शहर के कुचक्र में, षड्यंत्र में पड़ करके अपनी जान से हाथ गंवा बैठता है, उसको ये कहानी व्याख्यायित करती है। चलिए, आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया।
हम थोड़ा सा इस कहानी के कथानक पर बात कर लेते हैं। कहानी का आरंभ लेखक के पिता के व्यक्तित्व के वर्णन से होता है। पिता बड़े संकोची हैं, बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। इसीलिए कम बोलने के कारण जो उनके बच्चे हैं वो भी उनसे भय खाते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि पिता को बोलना नहीं पड़े। आपस की जो समस्याएं हैं उनको भी आपस में ही हल कर देने का कारण की कोशिश करते हैं। लेकिन पिता को वो बड़ा दृढ़ मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि पिता को सारी जानकारी है, सारी दुनिया भर की बातें उनको पता है। और जब पिता उनके आसपास होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी किले में की चारों तरफ से मजबूर दीवारों के बीच में है। वो किसी तरह का डर उनको पिता की उपस्थिति के कारण नहीं लगता है। तो एक तरह से बताता है कि मेरे पिताजी कितने एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, और कैसा दृढ़ व्यक्तित्व था। वो शुरू में शिक्षक भी थे, जैसा वो बताते हैं अपने परिचय में। बाद में जहां जहां उनको मारा जाता है वो अपने परिचय भी देते हैं, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पाता है, कोई उनको ध्यान से सुनता नहीं है। और एक पूर्वाग्रह के प्रति, एक पूर्वाग्रह रखते हुए, जैसे कि मान लीजिए किसी के कपड़े फटे हुए हैं, या किसी किसी को उल्टी आ गई है, या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके प्रति भी कोई संवेदना का भाव किसी के हृदय में नहीं है, और यही कारण है कि उनके साथ मारपीट की जाती है। ग्रामीण जीवन में जो अंधविश्वास है और जो मिथक है, मिथक का मतलब है ऐसी बातें जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में उनकी स्वीकार्यता है, समाज में माना जाता है। जैसे कि जो गोहर्रा है या जो तिरिच है इस कहानी में, वो तो तिरिच है, वो आ, इतना विषैला जानवर है नहीं असल में। उसे मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं अगर हम बात करें। और अगर आप किसी पर्यावरण विज्ञानी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि वो तो बड़ा भोला जीव होता है और किसी को काटता ही नहीं। ठीक है। और मैंने तो कई बार उनके वीडियो भी देखे हैं कि लोग उसके मुंह में हाथ डालते हैं तो भी वो काटने की इच्छा नहीं रखता है, मॉनिटर लिजार्ड। हालांकि छोटे जो प्राणी होते हैं उनको वो खा जाता है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी वो सामान्यतः किसी को काटता नहीं है और शर्मीला जीव होता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी बातें प्रचलित हैं कि अगर किसी को खा जाएगा तो वो पानी भी नहीं मांगेगा और तुरंत मर जाएगा, और उसके बारे में कितनी मनगढ़ंत बातें प्रचलित होती हैं गांवों में। अंधविश्वास के माध्यम से चीजें चल रही होती हैं। और फिर जब देखिए, जब उसका इलाज करने की बात आई तो डॉक्टर के पास ले जाने की बात नहीं आई, घर में ही इलाज हो जाता है ना। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट भर दिया जाता है उस घाव में, चीरा लगा करके, छोटा मोटा। वहीं गांव में जिस तरह का इलाज होता है, देसी इलाज होता है, उसी इलाज को किया जाता है। और गांव का जो वातावरण है वो बड़ा पिछड़ा हुआ सा है। तो और इन मिथकों से जो बाल मन, बच्चे के मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उसका लेखक अपने बचपन के सपनों से उसका संबंध जोड़ता है। वो सपने देखता है कि उसके पीछे तिरिश भाग रहा है, वो कोशिश कर रहा है भागने की, जैसा हम सबके सपनों में भी होता है अक्सर। जिस चीज से हम डरते हैं वो हमारे सपनों में आती हैं चीजें, और जब वो हमारे सपनों में आती हैं तो हम चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, हमारी गला बंद हो जाता है, रुक जाता है। और बाहर जो लोग होते हैं जो हमें सोता हुआ देख रहे होते हैं, उनको पता चल रहा होता है कि वो विचलित है बहुत, और उसको कोई कष्ट हो रहा है, और ये जरूर कोई ना कोई ऐसा बुरा सपना देख रहा है। तो वो जो बुरे सपने हैं वो लेखक के अंधविश्वासों से, या उस समाज में जो अंधविश्वास प्रचलित है, उस समाज में जो धारणाएं चल रही हैं, उस पर आधारित वो सपने हैं। और वो सपने उसे कष्ट देते हैं। और आप देखें कि लास्ट में भी जब लेखक के पिता के साथ कोई बहुत दुर्व्यवहार हो रहा होता है, तब वो इस बात को कहता है कि हो सकता है कि एक सपना चल रहा हो। पिताजी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सपना चल रहा है, और धीरे ही जल्दी ये सपना समाप्त हो जाएगा और पिताजी फिर से अपने बच्चों के आसपास हो जाएंगे, फिर नहाने के लिए चले जाएंगे, नदी के तट पर चले जाएंगे। तो जिस तरह से सपने में चीजें चीजें घटित होती हैं, ऐसी चीजें उसके पिता के साथ वास्तव में घटित हुई, उसको ये व्यक्त किया गया है इस कहानी के माध्यम से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेखक के पिता के साथ वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ये कहानी है तो आपको उसी दृष्टि से पढ़ना है, लेकिन ये भी एक कहानी लिखने की एक शैली है कि उसमें कहानी को इस तरह लिखा गया है कि लगता है कि ये लेखक के साथ वास्तव में घटित हुआ था। अब हुआ था या नहीं हुआ था ये अलग विषय है, लेकिन कहानी जो है वो जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखी गई है, उस उद्देश्य को पूरा करने में लेखक जो है वो पूरी तरह से समर्थ सिद्ध हुआ है। लेखक के पिता को तिरिच काट लेता है, उसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। तिरिच के काटने के 24 घंटे के बाद लेखक के पिता को शहर जाना पड़ता है।
हालांकि लेखक का पिता तिरिच को मार डालता है, फिर भी समाज में जो प्रचलित अंधविश्वास है उसके कारण उसको धतूरे के बीज का रस पिलाया जाता है। शहर जाते हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। अब वो शहर में तो वैसे ही जाना उसको पसंद नहीं था। अब जब वो शहर में पहुंचता है तो वो रास्ता ही नहीं खोज पाता है। वो 35 से 40 किलोमीटर के रास्ते में भटकता रहता है, लेकिन कोई भी उसको न्यायालय का रास्ता नहीं बताता है, उसकी सहायता नहीं करता है। बैंक में जब वो जाता है इस बात को सोच करके कि मेरी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति वहां गांव का परिचित मिल जाएगा, तो वहां पर कैशियर ये समझता है कि ये व्यक्ति उनको नुकसान पहुंचाने आया है या लूटने आया है या किसी के पैसे मार लेने आया है। तो वहां उनके साथ मार पिटाई होती है। फिर जब वो अपनी मार पिटाई की शिकायत लेकर के थाने जाता है तो थाने में उसको लगता है कि ये व्यक्ति कोई पागल घुसाया है इसमें थाने में, तो उसकी फिर से पिटाई की जाती है। धीरे धीरे उसके शरीर के सारे वस्त्र भी उतार लिए जाते हैं और बिल्कुल नग्न स्थिति में वह अपने गांव के एक गणेश जो मोची है उसको प्राप्त होता है, मिलता है, वो उसे पहचानता है। और इस कहानी में आप ये भी देखें कि बहुत गरीब आदमी जाकर के उसको पहचानता है। जो भी मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो उसको पहचानते तो क्या है, उसके साथ दुर्व्यवहार और करते हैं। साथ ही साथ एक समस्या कोई और बात हुई है कि जिसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग कभी नाम सुना होगा आपने कहीं? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी के साथ हिंसा करना। भीड़ के द्वारा हिंसा करना। ठीक है, तो कई बार आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ गाय ले जाते हुए लोगों के साथ मार पिटाई की गई, है ना। अब वो कई बार तो होता है कि वो गाय ले जाने वाले लोग गौ तस्कर होते हैं। ठीक है, गौ तस्कर होते हैं और गायों की रक्षा करने वाले लोग उनको देख लेते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो गाय है वो खरीद करके लाई जा रही है, वो वास्तव में खरीद करके कोई कहीं बेचने जा रहा है या खरीद करके कहीं से ला रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ भी वो मॉब लिंचिंग हो जाती है। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिंचिंग का मतलब होता है मारना या पिटाई करना। भीड़ द्वारा मारना या पिटाई करना, उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो ऐसे ही मॉब लिंचिंग उसके साथ 4-5 बार होती है उसके पिता के साथ। अब हमारे अलवर तो बड़ा इसमें काफी अलवर का इसमें बड़ा नाम आया था। पिछले काफी समय से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। असल में कारण यह है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो गौ तस्कर होते हैं वो गौ तस्कर गायों की तस्करी करते हैं और उसी कारण जो समूह है, जो भीड़ है, उसका सामना तस्करों से होता है और आपस में विवाद होता है और वहां मारपिटाई शुरू हो जाती है और कुछ लोग उसमें मर जाते हैं। कई लोगों पर केस भी चलते हैं। अब कई बार तो वो मार दिए जाते हैं। वास्तव में वो अपराधी होते हैं जिनको मार दिया जाता है, और कई बार होता है कि वो अपराधी नहीं होते हैं फिर भी मार दिया जाता है। दोनों ही स्थिति में दोनों ही स्थिति में चाहे वो अपराधी हो और चाहे न हो, किसी को मारने का हक नहीं है। ठीक है, किसी के पास, चाहे वह अपराधी है और चाहे वो नहीं है, ये काम, मार पिटाई का काम जो है ये बिल्कुल अवैध है, अनैतिक है और न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। कानून के सामने उसको भी दोषी माना जाएगा जिसने ऐसी घटना की है, चाहे उसने अपराधी को मारा हो और चाहे उसने निरपराधी को मारा हो। तो ये जो समस्या है मॉब लिंचिंग की, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कानून काम तो कानून का है, फिर तो न्यायालय बंद हो जाए, फिर तो पुलिस अपना काम बंद कर दे। जबकि होना ये चाहिए कि यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है, यदि आपको ऐसा लगता है या भीड़ को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में किसी एक आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तो पुलिस को उसकी सूचना देनी चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ करके और सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून उसका फैसला स्वयं करता है, न्यायालय उसका फैसला स्वयं करता है। मनुष्य को, मानव को या नागरिक को किसी भी स्थिति में अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। जब हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा मान लीजिए, तब तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कुछ बातें स्वीकार होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन आज चूंकि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, तो ऐसी किसी भी घटना में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात लगी मॉब लिंचिंग के। तो शहर में जब वो पहुंचते हैं उसके पिताजी, तो उनका खराब शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक होता ही नहीं है, काटा है। लेकिन अब उनको जाना मजबूरी में पड़ रहा है क्योंकि कोर्ट कचहरी के वो कहते हैं कि अब तीसरी पेशी है, अगर यहाँ भी नहीं पहुंचा तो मेरा घर भी नीलाम हो जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो बड़ी मजबूरी में अस्वस्थ होते हुए भी उसको जाना पड़ता है शहर में। और वहाँ क्योंकि उसको धतूरे की रस पिला दिया जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और धतूरे के रस को पीने के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो उनको पता नहीं चल पाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं शहर में पहुंच करके। शहर वैसे भी बहुत बड़ा होता है और उसमें
लोगों के पास उतना समय भी नहीं होता है, भाग दौड़ और आपाधापी की जिंदगी होती है। तो वहां पर बैंक में जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, इतवारी कॉलोनी में जाते हैं, नेशनल रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहां सब जगह उनका तिरस्कार होता है, अपमान होता है, मारा पीटा जाता है, और बहुत दयनीय दशा में लेखक के पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसमें पात्र और चरित्र चित्रण की अगर हम बात करें तो एक ही इसमें चरित्र है, मोटे तौर पर। हालांकि इसमें बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन सारे जो चरित्र हैं वो एक तरह से उस जो उनके पिता हैं उनके जीवन को ही नुकसान पहुंचाने के लिए, या उनके पिता के जीवन में कुछ जो चीजें हैं उनको बदलने के लिए उत्तरदायी हैं। तो राम स्वार्थ प्रसाद जो पिता हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। लेखक के पिता अंतर्मुखी हैं, अपने आप में मस्त रहने वाले आदमी हैं, ग्रामीण संवेदना के आदमी हैं, शहर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कम बोलते हैं, मितभाषी हैं, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। इसलिए अपनी बच्चों की नजर में भी वो रहस्यमयी व्यक्ति बने हुए हैं कि मेरे पिताजी कहीं नाराज न हो जाएं, कहीं उनको बोलना न पड़ जाए। उसे बच्चों को लगता है कि मेरे पिताजी तो सब कुछ ही जानते हैं, मेरे पिताजी तो सबसे लड़ सकते हैं, सबसे मजबूत आदमी है। और एक उम्र तक बच्चे अपने पिता को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं और मानते हैं कि उनके पिता के पास सारी दुनिया की शक्ति है। ठीक है, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं फिर लगता है उनको कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो कुछ जानते ही नहीं है, मेरे पिताजी तो मूर्ख है, मेरे पिताजी तो बेवकूफ है, वो अपने समय में कुछ जानते ही नहीं है ना, वो समय के साथ क्यों नहीं चलते, कई बार ऐसा लगता है ना। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति स्वयं पिता बनता है, तब वो अपने पिता का फिर से सम्मान करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां उसके पिता ने उसके जीवन को बनाने के लिए बनाने के लिए कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब युवावस्था में आता है लड़का या लड़की, किशोरावस्था में आता है, तब वो अपने माता पिता को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं करते, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे हमारे विकास में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। लेकिन लेखक के साथ ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि लेखक के पिता की जो मृत्यु हुई है वो बहुत जल्दी हो गई है और लेखक बहुत छोटा है, तो उसे लगता है कि उसके पिता में पूरी दुनिया की शक्ति है। ठीक है, चलिए। सहज हैं, गंभीर हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सुदृढ़ क्रिया जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं, बहुत गरीबी में भी। गिलास तक बिक जाता है, लोटे में सारे लोग पानी पी रहे होते हैं, लेकिन फीस की इंतजाम करने में लोगों के सामने हाथ भी जोड़ना पड़ता है, तो भी वो अपने बच्चे की फीस की इंतजाम करते हैं। वे नई परिस्थितियों के प्रति शंकालु हैं, संकोची हैं कि क्या होगा, शहर में जाएंगे तो क्या होगा। इसका एक परिचय और भी दिया है लेखक ने कि वो जानबूझ करके ही बस को छोड़ देते हैं, शहर जाना होता है तो नहीं जाते हैं, वापस लौट आते हैं और कह देते हैं मेरी बस छूट गई। ठीक है, उनको शहर जाना पसंद ही नहीं है, उनको पुरानी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में ही आनंद आता है, उसी में वो रमे रहना चाहते हैं, नई व्यवस्थाओं से उन्हें डर लगता है, इसीलिए वो शहर जाने से कतराते हैं। लेखक का पिता अपने स्वभाव के अनुरूप शहर में खो जाता है, स्वयं ही लाचार और दयनीय स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिस मजबूती की आवश्यकता होती है, वास्तव में लेखक के पिता में उसका अभाव है। नहीं तो आ, वो पानी नहीं मांग पाते हैं। आप देखिए, जब उनका पोस्टमार्टम होता है अंत में, तो पता चलता है कि इसके पेट में कुछ भी नहीं है, सुबह से खाया ही नहीं है कुछ, है ना, भूखा निकल मतलब खाली निकलता है उसका पेट जब पोस्टमार्टम होता है। तो वो अपने लिए पानी तक नहीं मांग पाते किसी से। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि मनुष्य को इतना भी आश्रित नहीं हो जाना चाहिए किसी पर, या इतना भी संकोची नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए पानी नहीं ले सकें। ठीक है, और समाज में किस तरह से हम किसी व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता रखें, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। चलिए, लेखक के पिता नई परिस्थितियों और जीवन मूल्यों से परिचित नहीं है, इसीलिए वे जल्दी ही नए और अपरिचित वातावरण में घबरा जाते हैं। वो अपनी सहजता और दयनीयता के कारण संघर्ष नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है ना जीवन में। पुरानी परिस्थितियों जैसी थी, अच्छी थी बुरी थी अलग बात है, लेकिन अगर आप अब नई परिस्थितियों में अपने जीवन को लाना चाहते हैं, तो आपको नए समाज के साथ मिल करके कदम मिला करके चलना पड़ेगा, नहीं, और उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आ, अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिरोध भी करना पड़ेगा, साहस भी रखना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप इस समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे और फिर वैसी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। लेखक के पिता स्वयं एक प्रतीकात्मक भूमिका में भी हैं। वो उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसका न्याय व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था शोषण करती है ना। ऐसा ऐसे एक गरीब व्यक्ति का शोषण करती है। अमीर आदमी के तो न्याय भी चारों तरफ, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी आपने, नमक का ठेकेदार, नमक का था नमक का दरोगा, माफ कीजिए, नमक का दरोगा कहानी जो है, उसमें आप देखें कि जो पंडित अलोपी दीन है, पूरा न्याय तंत्र उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है, उसके पास पैसा इतना है कि वो किसी भी जो शक्ति है उसको खरीद सकता है। तो ऐसे ही
जो गरीब आदमी है उसके बारे में बताया गया है कि न तो उसके पास न्याय है, न प्रशासन उसके लिए कुछ करता है, और उसकी गरीबी इतनी है कि बेचारा अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं कर पाता है। तो ये पूरे समाज की जो अमानवीयता है, उस पूरे व्यवस्था जो हमारे समाज में प्रचलित है, हमारे लोकतंत्र में, उसकी पूरी अमानवीयता को उद्घाटित करती है। मितभाषी है, गंभीर तो है, पर दृढ़ नहीं है, मजबूत आदमी नहीं है। उनके स्वभाव में आक्रामकता नहीं है, होती तो शायद वो उतनी पिटाई नहीं सहन करते। ठीक है, चलिए देश काल और वातावरण की बात करते हैं। तो सीधी बात है, दो प्रकार के वातावरण आए हैं, एक तो ग्रामीण जीवन का वातावरण आया है और एक शहरी जीवन का वातावरण इसमें आया है, और बहुत बड़ी अच्छे तरीके से दोनों ही वातावरण को इन्होंने स्पष्ट किया है। ग्रामीण जीवन में अंधविश्वास हैं, पुराने पड़ चुके मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, मिथकीय प्राणियों के प्रति रहस्यात्मक वातावरण और भय का जो वातावरण होता है उसको भी उभारा गया है। आप कभी गांव, आप तो सभी गांव के ही लोग हैं मेरे साथ इस कक्षा के साथ जुड़े हुए। आप देखेंगे कि गांव में इमली के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, या रात को पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, है ना। इस तरह की कई सारी मान्यताएं हमारे जीवन में होती हैं, अंधविश्वास होते हैं। और अ, जैसा कि वो कहते भी है इसमें कि उसको मारा तो ठीक है, लेकिन उसको जलाया क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्राणी, दूसरा कोई तिरिच उसकी आंखों में झांक ले, और उसके जो चित्र है वो अपनी आंखों में कैद कर ले, और फिर वो उसका पीछा करता है और उसको मार के ही छोड़ता है। और इस तरह की जो बातें हैं अतार्किक हैं, लेकिन मिथकीय बातें हैं, जैसी प्रचलित हैं। मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कहती है और दूसरी पीढ़ी उसको बहुत आसानी से मान लेती है। ठीक है, तर्क के अभाव में मान लेती है, वो तर्क नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है, तुम्हारे पिताजी को किसने कहा? वो मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने कहा। और ये चलती चली आती है परंपरा, लोग इसमें तर्क नहीं करते हैं, और उससे लगातार जो भय और डर का जो वातावरण होता है वो बना रहता है, वो बच्चों के मन को भी प्रभावित करता है। और नन्हे नन्हे बच्चे भी हाउ हाबू हाउ बिलाऊ से डर जाते हैं ना, घर में कहते हैं हाबू आ जाएगा अगर छोटे बच्चों को डराया जाता है। तो ये जो हाबू है, तो वो उस तरह का एक मिथकीय प्राणी है जिसको हमने नहीं देखा है कभी, लेकिन उससे बच्चे बड़ा डरते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से तिरिच के बारे में जो प्रचलित बातें हैं, धारणाएं हैं, उससे जो ग्रामीण जीवन है वो बड़ा त्रस्त रहता है। दूसरे तरफ शहर का जो जीवन है उसकी भागदौड़ बताई गई है, आपाधापी बताई गई है, और गरीब आदमी के दुख दर्द को वो बिना समझे, बिना सोचे उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसको पानी तक नहीं पूछते हैं, मारते हैं। ठीक है, और उस पर झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं कि इसने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसीलिए इसकी पिटाई की गई है। और कुछ लोग उसे आतंकवादी बता देते हैं और पाकिस्तानी बता देते हैं, और ये बता देते हैं कि वो किसी पानी की टंकी में जहर मिलाने आया है। तो इस तरह की जो गरीब लोगों के साथ जो इस तरह का मानवीय व्यवहार होता है, इसकी पूरी सच्चाई को, शहर की जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया है। ग्रामीण संवेदना रखने वाले जो लोग होते हैं, गांव की सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सहजता बताई गई है। शहरी लोगों की अमानवीयता को बताया गया है, दोनों को आमने सामने रख करके उनके संघर्ष को स्पष्ट किया गया है। चलिए, संवाद कैसे हैं इसमें? संवाद बहुत कम है वैसे, अगर देखा जाए तो संवाद मतलब आपसी बातचीत कम है। आपसी संवाद, आपसी बातचीत कम है, क्योंकि ये वर्णनात्मक शैली में रचित है, लेखक वर्णन कर रहा है पूरी घटना का। ठीक है, लेकिन आप देखें कि चूंकि ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में है, लेखक अपने जीवन की कहानी से जोड़ करके इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा है, तो आत्मकथात्मक शैली होने के कारण ये पूरी कहानी ही एक संवाद है। ठीक है, ये पूरी कहानी एक संवाद ही तो है, लेखक बातचीत ही तो कर रहा है। पूरी कहानी एक संवाद के रूप में लिखी गई है, हालांकि इसमें पात्रों के बीच की आपसी संवाद और बातचीत नहीं है। तो ये एक नए प्रकार की एक विशेषता है इस कहानी की, जिसमें पूरी कहानी ही आपस में पाठकों के साथ किया गया एक लंबा संवाद है। और देखें, अधिकांश संवाद जो भी हैं कहानी में, तो वो किसके हैं? चाहे तो वो रामोतार के हैं, चाहे वो गणेश के हैं, चाहे वो थानेदार के हैं, चाहे वो बैंक के कैशियर के हैं, चाहे वो उस गांव के आदमी के हैं जो उसको मारा जा रहा था नेशनल रेस्टोरेंट पे और वो रिक्शा में बैठ करके जा रहा था, उसके हैं। ठीक है, तो लोगों के जो संवाद हैं आप देखें, जो उसके संपर्क में मृत्यु के दिन आए थे, उसके पिता के संपर्क में मृत्यु के दिन आए थे, उन लोगों के संवाद हैं, लेकिन वो बयान के रूप में आए हैं। वो ये बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जो घटनाएं घटित हुई थी, वो अपने बयान दे रहे हैं। और उसमें हर हर व्यक्ति यही बता रहा है कि यदि उन्हें पता होता
कि बड़े अच्छे रसूखदार आदमी हैं, तो उनके साथ ऐसी घटना नहीं करते, उनको अपने पास बैठा के रखते, उनकी तबीयत का हालचाल लेते हैं, उनकी कोई मदद करते, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा किया नहीं था। यही इसकी बड़ी विडंबना है कि लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देखिए, कहानी के संवाद ग्रामीण और शहरी लोगों की मानसिकता बताते हैं। इस कहानी में जो भी संवाद है, उससे पता चलता है कि गांव के लोग कैसे सोचते हैं और शहर के लोग कैसे सोचते हैं। आगे देखें, शहरी लोगों की कथनी और करनी के अंतर, जो भी कहानी के संवाद आए हैं, उसमें जो कहानी के जो शहरी पात्र हैं, उनके बातें आप देखिए, उससे, उनके संवादों से, उनकी कथनी और करनी के अंतर का जो स्वभाव है, उसका पता लगता है। भाषा शैली क्या है? तो पहले तो शैली की बात करते हैं। शैली आत्मकथात्मक है, मैंने बता ही दिया है। जैसे स्वयं के बारे में बता रहे हैं, अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, तो आत्मकथात्मक शैली में है। पूर्व दीप्ति शैली भी है, पुरानी बातों को याद करते हुए। और फैंटेसी शैली का शब्द का प्रयोग एक बार पहले भी हुआ है, तब मैंने आपको बताया था कि फैंटेसी उस शैली को कहा जाता है जिसमें लेखक कहानी में या कविता में स्वप्न चित्रों की बात करता है, सपनों की बात करता है, कुछ ऐसी घटनाओं की बात करता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, जुड़ती नहीं है घटनाएं, है ना। ये आपने देखा, ये पूरी कहानी ऐसा लगता है जैसे कि एक सपना है। लेखक भी पता नहीं लगा पाता, लेखक भी सोचता है कि मेरे पिताजी सोच रहे होंगे ऐसी परिस्थिति में कि ये सपना चल रहा है। तो सपनों में जिस तरह के बेतरतीब चित्र उभरते हैं, सपनों में जिस तरह की बेतरतीब घटनाएं हमारे सामने आती हैं, मैं चलता जा रहा हूं और सामने मुझे लगता है कि मैं तिरिच के सामने पहुंच गया हूं। तो ये क्या है? ये सपना है। आप अपने सपनों को आप कभी देखिएगा, महसूस करिएगा कि वो सपने क्या हैं। आप चलते चले जा रहे हैं, आपका घर नहीं है, वो नानी का घर हो गया है, ठीक है, और नानी के घर में, आपके घर में जो टीवी रखी हुई है वो चल रही है। तो इस तरह की कुछ सपनों की जो बातें हैं, सपनों की जो काल्पनिक स्थितियां हैं, वो कही जाती है फैंटेसी, ठीक है, जिसमें बेतरतीब और बनते बिगड़ते चित्र होते हैं जिनका आपस में कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन कहानी में वो इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं कि कहानी का जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट कर सके। तो यहाँ पर आप देखें, पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग हुआ है, फैंटेसी शैली का प्रयोग हुआ है, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, और किस्सा गोई शैली का मतलब है कहानी कह करके बताना, ठीक है, कहानी को सुनाना किसी को, ये किस्सा गोई शैली कहलाती है। जैसे कोई किस्सा सुना रहे हो, जैसे गांव परिवार के लोग अपने बुजुर्गों के बीच में बैठ करके कहानियां सुनते हैं, तो ये किस्सा गोई शैली कहलाती है। तो इस किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया है जो वाचिक परंपरा, कहानी की वाचिक परंपरा से संबंधित है। इस कहानी में जादुई यथार्थवाद का प्रयोग हुआ है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। जादुई यथार्थवाद किसे कहते हैं? ऐसी रहस्यात्मक घटनाओं का वर्णन करना जिससे हमारे समय का यथार्थ जो है उसको स्पष्ट किया जा सके। वो जो रहस्यात्मक घटनाएं हैं वो सपनों पर आधारित हो सकती हैं, स्मृतियों पर आधारित हो सकती हैं, धारणाओं पर, लोक विश्वासों पर आधारित हो सकती हैं, मिथकीय चेतना पर आधारित हो सकती हैं। इन सबको जब कोई लेखक अपने समय की सच्चाई को बयान करने के प्रयोग करता है, तो उसको जादुई यथार्थवाद कहा जाता है। यह भी इसमें एक पद्धति भी है और शिल्प का एक नया प्रयोग भी है। चलिए, मिथकों, विश्वासों, धारणाओं, मान्यताओं का सहारा लेकर एक रचनाकार यथार्थ को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। आज के जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जादुई यथार्थवाद का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आप इसको अच्छे से कभी पूछ लिया जाए तो बता सकें। जादुई यथार्थवाद में लेखक कहानी में स्वप्न की, स्मृति की और संघर्ष के आधार पर अपने समय की समस्याओं की व्याख्या करता है। कहानी में जो भाषा है वो परिनिष्ठित हिंदी भाषा को यहाँ पर अपनाया गया है। यहाँ शब्दों को मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। परिनिष्ठित हिंदी का मतलब होता है शुद्ध हिंदी शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, तत्समनिष्ठ शब्दावली है। ज्यादातर कहीं कहीं ग्रामीण जो घटनाक्रम हुए हैं वहां ग्रामीण देशज तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उद्देश्य क्या है? हालांकि इस बातचीत में मैं बहुत बार बता चुका हूं कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी का उद्देश्य है कि शहरी जीवन में लोग आत्म केंद्रित हो रहे हैं, अपने आप पर ही ध्यान है, दूसरे की समस्याओं से दूर हो गए हैं, कट गए हैं। तिरिच कहानी जो कि एक विषैला प्राणी है, कहानी में जो तिरिच है वो एक विषैला प्राणी है, उसको शहरी लोगों के संवेदना शून्य व्यवहार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि शहर के लोग भी ऐसे ही प्राणी की तरह हो गए हैं, जो व्यक्ति को काट ले तो व्यक्ति पानी न मांगे, है ना। तिरिच काट ले तो व्यक्ति पानी नहीं मांगता,
ऐसे ही शहर के लोग किसी को काट लें तो व्यक्ति पानी नहीं मांगता। ये जो पीड़ा है, ये अज्ञेय की पीड़ा भी है, जो सांप कविता में उन्होंने व्यक्त की है। यहाँ ये त्रिच कहानी में लगभग वही बात कर रहे हैं। चलिए, कहानी में लेखक ने पुराने और नए समय के भावबोध के बीच में जो द्वंदात्मक स्थिति है, दोनों के बीच का जो संघर्ष है, पुराने लोग किस तरह से सोचते हैं, नए लोग किस तरह से सोचते हैं, नए समस्या, नई जो परिस्थितियां हैं उनमें व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, पुरानी परिस्थितियों में से कौन सी बातें हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। जैसे अंधविश्वास था, अगर उनके मन में उतना अंधविश्वास नहीं होता, अगर वो इतना डरे नहीं होते, तो वो कभी भी धतूरे के बीज का रस नहीं पीते, है ना। तो वो उसका जो उनके भीतर जो डर था, उसी के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसके कारण उनको बड़ी समस्याएं नई परिस्थितियों में हुई। देखें आप आगे चले। दूषित शहरी वातावरण में बैंक और पुलिस थानों में व्याप्त अमानवीय और दोषपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है। बैंक में जिस तरह का व्यवहार हुआ, पुलिस थाने में जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ, होना तो ये चाहिए था कि दोनों जो थे वो सरकारी तंत्र थे और सरकारी व्यवस्थाएं थी, उसका उसको जनता के हित में काम करना चाहिए था, लेकिन व्यवस्थाएं दोषपूर्ण हैं और व्यवस्थाएं जनता के लिए तो हैं, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करती हैं अक्सर। चलिए आप देखते हैं। और अंतिम बिंदु के रूप में मैंने शामिल किया है युवा पीढ़ी में जो अराजकता है, हिंसकता है या हिंसा है, उद्दंडता है, उच्छृंखलता है और मॉब लिंचिंग जैसी समस्याओं पर भी कुठाराघात किया गया है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो जब कॉलोनी में जब वो जाते हैं तो उनको पत्थर मारते हैं, ढेले मारते हैं, और जब वो बहुत व्यथित होकर, बहुत पीड़ित होकर के, बहुत दुखी होकर के जब वो पत्थर मार देते हैं वापस, तो उनकी बुरी तरह से पिटाई की जाती है। और उस बुरी पिटाई से जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि कितनी हड्डियां उनकी टूटी हुई हैं, कॉलर बोन टूटी हुई है, आंख फूट गई है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और होंठ तो पहले ही कट गया था, होंठ पहले ही कट गया था, इसीलिए वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे बेचारे। अपना नाम अंग्रेजी में बताना चाह रहे थे, ये बता करके कि मैं अंग्रेजी जानने वाला आदमी हूँ भाई, मैं शहर के लोग मुझसे थोड़ा सा बर्ताव ठीक से करेंगे। लेकिन जब वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और होंठ कटा हुआ था, तो एक ग्रामीण परिवेश के आदमी को अंग्रेजी बोलता हुआ सुन करके और उन्हें शायद आश्चर्य हुआ होगा, और उन्होंने समझा होगा कि ये तो पागल है। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए तो जरूरी है कि सूट बूट पहना हुआ हो आदमी। अगर कुर्ते पहने हुए आदमी, धोती कुर्ता पहने हुए आदमी अगर कोई अंग्रेजी बोलने लगे तो उसे पागल ही समझा जाता है। ठीक है, ऐसा समझा जाता है। ये समाज की बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इस तरह की कुछ जो पूर्वाग्रह हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनके कारण बड़ी समस्याएं आती हैं। हमारा समाज जो है संवेदन शून्य होता जा रहा है, अमानवीयता उसमें बढ़ती जा रही है, लोग आत्म केंद्रित हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं को ये कहानी बड़ी ईमानदारी से उठाती है। और मैं समझता हूँ कि आज की इस कहानी से आपके मन में एक संवेदना का भाव जागृत हुआ होगा, और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था का भाव जागृत हुआ होगा, और आपने ये समझा होगा कि ये जो घटना किसी एक गरीब सरल गरीब सरल और संकोची स्वभाव के व्यक्ति के साथ घटित हुई, ऐसी घटना किसी अन्य व्यक्ति के साथ घटित नहीं होनी चाहिए। तो आज की कहानी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।